वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आपको इंडियन पॉलिटी हम पढ़ा रहे थे। इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस लेक्चर हमने आपको डिस्कस किया था पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस, और उसमें मैं बताया था कि अगले वाले चैप्टर में सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ये एक कंसेप्ट, ये जो लेक्चर होने वाला है ये कंसेप्ट है, और ये एक लेक्चर से आपको इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये एक लेक्चर से हर चीज़ आपको कवर हो जाएंगे। और इस एक लेक्चर में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आने वाले जितने भी अध्याय होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के, मैं एक एक चैप्टर इस चीज़ें से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये समझिए एक प्रकार का ये मैप, एक प्रकार का ये खाका है, ये एक प्रकार का जन्म कुंडली है जो आने वाली इंडियन पॉलिटी के जो भी मेरे लेक्चर होंगे सारी चीज़ें इसी के बेस पे डिपेंड होंगे, सारी चीज़ें इसी पे होंगी। और ये वाला जो लेक्चर होने वाला है इसे आपके जितने भी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी अब तक आपके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके साथ साथ अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, उसके साथ साथ दर्शन क्या होते हैं, मतलब फिलॉसफी से रिलेटेड, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद जो नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, ये सारी चीज़ें मैं ओवरऑल आपको एक इंट्रो क्लास है ये। और ये क्लास एकमात्र पढ़ने के बाद आपको बहुत सी सारी चीज़ें जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए, ये पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले मतलब वीडियो और लेक्चर से। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया संविधान का वर्णन, यानी संविधान का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। संविधान को आज मैं एलोबरेट करूंगा, संविधान को एक्सप्लेन करूंगा। यानी संविधान है क्या, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज उसको डिवाइड करते हैं। संविधान संविधान संविधान, तीन चार, ये जब से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुआ तब से संविधान संविधान पढ़ाए जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आखिर संविधान में है क्या भाई? जी हाँ, संविधान में मैं जो चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें संविधान में इंक्लूड है। और सारी चीज़ें, भारत का एकमात्र ही एक ऐसा संविधान है दुनिया का जिसमें संविधान में हर चीज़ लिख दिया गया है। भारत में एक एक बॉडी, एक एक जो निकाय है, एक एक जो संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है, उसके कार्य को भी लिख दिया गया। इवन उसके जो कर्मचारी होंगे उनका अपॉइंटमेंट किस तरह होगा, उनको किस तरह बर्खास्त किया जाएगा, वो सारी चीज़ें लिखी गई हुई है। दुनिया के और बहुत से संविधान है जिसमें लिखी नहीं गई हैं, परंपरा के अनुसार चलती हैं, कहीं कहीं तो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे देश के संविधान में 1950 में, आज से 70-71 साल पहले वो चीज़ें लिख दी गई, भैया आगे तुम जाके ये जो बॉडी है थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इसको तुम कंट्रोल कर लेना है, ये ऊपर जाएगा तो बीच वाला कंट्रोल कर लेगा, यानी सबको बैलेंस बना के रखना है। इसलिए हमारा संविधान इतना लेंदी और इतना भास्ट हो जाता है, और इसलिए दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान हो जाता है। तो उसी संविधान के बारे में, आखिर संविधान में दिया क्या है आपको आंसर, आप लक्ष्मीकांत पढ़ाइए। लक्ष्मीकांत तो IAS PCS और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए तो रामबाण होता है। हाँ होता है, आखिर उसमें है क्या, क्या दिया रहता है, यही सब चीजें दी रहती है। आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में तीन चीजें हैं, उससे ज्यादा भारतीय संविधान नहीं है। और तीन चीजें क्या है भारतीय संविधान को आप ओवरऑल पढ़िएगा। अगर मैं आपको कहूं, जैसे मूवी देखने से पहले आप ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद से उसका रेटिंग देखते हैं, रेटिंग कैसा है मूवी का, मतलब ट्रेलर कैसा देखने में कैसा लगता है। जरूरी नहीं जो ट्रेलर बेटर हो तो मूवी भी बढ़िया हो, ठीक है। आजकल तो डिपेंड करता है वो स्टार, मतलब स्टार क्या हो, सलमान खान की मूवी है तो वैसे हिट हो जाती है, ठीक है। और मान लीजिए वैसे और कोई एक्टर की मूवी है तो फ्लॉप हो जाती है, ट्रेलर कितना ही बेटर क्यों हो। तो उसी तरह डिपेंड करता है, ये एक प्रकार का ट्रेलर है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेलर कैसा भी हो, मूवी तो आपको देखना ही है, ट्रेलर देखना है, मूवी देखना है साथ साथ। तो ये जो चीजें हैं, हम आपको जो संविधान, इंडियन संविधान है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। तीन पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तीन पार्ट में बांटा गया है। और यही तीन पार्ट पूरे संविधान में लिखे गए हैं, पूरे संविधान में भरे पड़े यही तीन चीजें से। जो पहला चीज है वो होता है एक दर्शन है, यानी संविधान को यदि मैं 100% लिखा हुआ मानूं तो 100% में लगभग 30 से 33% भाग ये आपका दर्शन है, ये आपका फिलॉसफी है, दर्शन है। दर्शन मीन्स क्या है, ये सब स्पिरिचुअल बातें, ये सब आध्यात्मिक बातें। और उसके साथ साथ आपको एक इंसान होने के नाते, उसके साथ साथ आपको एक मानव होने के नाते, ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं मिलेंगी तो आपका सर्वोच्च विकास नहीं हो पाएगा, आपका मैक्सिमम जो डेवलपमेंट चाहिए आपका नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें दर्शन के अंतर्गत आती हैं। और यही दर्शन के अंतर्गत संविधान में 30 से लेकर 33% बातें दर्शन के अंतर्गत शामिल की गई हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और शुरू से लेकर 1950 से लेकर 2021 तक, आने वाले 2000, हमको लग रहा है 2101, 2102, 2110 अगर
सब सही रहा तो इस पे भी मुद्दा हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा इस पे चर्चा होता रहेगा। आखिर ये दर्शन है क्या? दर्शन में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है। आप हमेशा सुनते होंगे प्रियम्बल, जब भी आपको एनसीईआरटी का बुक खरीदते होंगे तो उसमें लिखा होगा वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए डॉट 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 ऐसे करके 24 नवंबर 1949 को मतलब भारत के संविधान को आत्मर्पित समर्पित और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें पढ़ते थे। ये होता है प्रस्तावना, ये एक प्रकार की दर्शन होती है। ये प्रस्तावना पढ़ने से ही आपको पूरे संविधान का ओवरऑल आपको दिखाई दे देता है। और प्रस्तावना में वो बातें लिखी गई हैं जो बात एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपके और हमारे विकास के लिए, आपके और हमारे बेहतरीन के लिए वो चीज़ें बहुत जरूरी होती है, इसलिए वो एक दर्शन कहलाता है। और भारतीय संविधान में 30 से 33% बातें दर्शन के रूप में लिखी गई हैं। और उसी में आता है मौलिक अधिकार, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, नाम ही फंडामेंटल, मतलब एकदम बेसिक जरूरत है भाई। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, उसी तरह संविधान में और एक इंसान के लिए, एक पॉलिटिकल अगर किसी देश में रहता है, किसी नेशन स्टेट में रहता है, तो उसके लिए उसका फंडामेंटल राइट होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई राइट नहीं है तो आपको सरकार जब चाहे आपको दबा सकती है, जब चाहे मार सकती है, आपको जो चाहे कर सकती है। लेकिन वही जब आपका देश और आपका संविधान आपको एक राइट देता है, जिस उस देश की गवर्नमेंट आपके ऊपर अत्याचार करती है, तो उस देश की गवर्नमेंट के ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो होते हैं मौलिक अधिकार, जो दर्शन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब अब संविधान में ही हमारे लिखे गए, जो दर्शन वाला पार्ट है संविधान में ही लिखे गए हैं। अब संविधान बताएगा गवर्नमेंट को जी भाई तुम अपने राज्य के लोगों के लिए कैसे काम करोगे। राज्य को एक नीति बनाने के लिए निर्देश देता है हमारे देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या डायरेक्शन देता है इंडियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देता है, भाई तुम्हें किस तरह का देश चलाना है, किस तरह अपने राज्य को चलाना है, किस तरह तुम्हें अपने जिले को चलाना है, कौन कौन सी चीजें होती हैं मतलब अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। दैट इज अ फिलॉसफी, एक दर्शन की भी पार्ट है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। भाई आप बात करते हैं, प्रस्तावना पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट, सरकार हमको अधिकार दे दी है, हमको अधिकार का इस्तेमाल करना है, उस अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सरकारें पे केस ठोक दे रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी भारतीय संविधान हमको इतना कुछ दे रहा है, लेकिन हमसे कुछ उम्मीद भी करता है, हमसे कुछ वो मांगता है, हमसे कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है? हम अपने देश की रक्षा करें, हम अपने देश में जितने भी हमारे देशभक्त हुए, जितने भी हमारे देश को आजाद करने वाले राष्ट्र प्रेमी हुए, उनका हम सम्मान करें, अपने तिरंगे का सम्मान करें, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें, पर्यावरण को हम एकदम दूषित होने से बचाएं, और समाज में जितने भी वंचित और गरीब तबके के लोग हैं उनकी हम उनके ज़रूरतों में सहायता दें। उसके साथ साथ कोई विदेशी हमारे देश में तो उनका हम रिस्पेक्ट करें, अपने देश के तिरंगा को हम रिस्पेक्ट करें, राष्ट्रगान का हम रिस्पेक्ट करें, भाईचारे की भावना फैलाएं, और अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के भी लोगों और नागरिकों को हम इज्जत और सम्मान दें। ये क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। भारतीय संविधान हमको तो बहुत कुछ देता है, लेकिन हमसे उम्मीद भी बहुत कुछ लगाए हुए जो भारत के लोग, अब सब कुछ हम उसको दे ही, लेकिन हमारे लिए भी कुछ दे। तो ये आपकी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें अपने देश के लोगों को भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, हम अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमें हर चीज, समाज में जितने भी निचले तबके के लोग हैं उनको हमें संरक्षित करना है, उनको हमें सपोर्ट करना है, ताकि वो ऊपर उठ सके और हमारे देश के, हमारे समाज के प्रत्येक जो लोग हैं सारे लोग ऊपर उठे, सबको समान मौका मिले ऊपर उठने का। ये है दर्शन वाले पार्ट। दिस आर ऑल द फिलोसफीज पार्ट, ये सब फिलोसफी के पार्ट है, और ये बहुत कंपलसरी, ये एक ह्यूमन होने के नाते, एक मानव होने के नाते आपके वृद्धि के लिए और मेरी वृद्धि के लिए दर्शन की बातें थी 30 से लेकर 33%। और दूसरा आता है सरकार के गठन की बातें। सरकार के गठन की बातें लगभग 50%, लगभग अगर पूरे संविधान को पढ़ने का आपको दिया जाए तो उसमें 30% बातें आपको फिलॉसफी मिलेंगी, यही संविधान की जो मूल आत्मा है यही है। लेकिन उसके बाद जो 50% आपको पार्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि देश का जो सरकार होगा वो सरकार कैसा होगा, और उस सरकार का गठन कैसा होगा, वो सरकार के अंग कैसे होंगे, सरकार काम कैसे करेगा, सरकार को बर्खास्त कैसे करेंगे, सरकार पे नियंत्रण कौन लगाएगा। ये सारी चीजें किसमें दी गई हैं? 50% चीजें दी गई हैं, ये सरकार के गठन से रिलेटेड बातें एक आधा यानी 50% पार्ट में। मतलब सरकार क्या होता है आप जानते हैं? एक ऐसी संस्था होती है जो किसी देश के शासन को चलाती है, दैट इज गवर्नमेंट। मतलब एक गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट किसी देश के शासन को रूल ओवर करती है, शासन के द्वारा चलाई जाती है।
वही होती है सरकार। तो 50% हमारे देश के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देश सरकार के गठन की बात का प्रावधान किया गया। अभी हम उसको डिटेल पढ़ें, क्योंकि सरकार ही पूरे देश को चलाती है। तो जाहिर सी बात है सरकार तो एक दो होगा नहीं। पहले हम लोग छोटे थे तो क्या सोचते भाई सरकार एक जगह होगा, कहीं बैठा होगा, वही पूरे देश को चला रहा होगा। सरकार हम एक बंदे को समझते थे, लेकिन अब बड़े को समझ में अरे भाई सरकार कुछ कोई नाम कोई है ही नहीं है, सरकार कोई एक है ही नहीं है। मतलब पूरे जितने भी हम आम इंसान को छोड़ दिया जाए, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक सब कोई सरकार के पार्ट है, सब कोई सरकार है। किसी एक में शक्ति तो नहीं था ही नहीं, सबका काम बटा हुआ है, सब कोई सरकार है। एक आदमी को तो नहीं कह भाई सरकार इसको पकड़ खान दो, इसको वोट दिए थे हरा दिए, यही तो सरकार है, नहीं ऐसा तो है नहीं। तो ये था सरकार से संबंधित 50% बातें सरकार से रिलेटेड की गई होंगी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आता है 15 से 20% बातें दी गई हैं, 15 से 20% बातें दी गई हैं आपका विविध में, जिसमें क्या दिया होता है नागरिकता। मतलब हम और आप अपने देश के नागरिक हैं, तो उस नागरिकता को कैसे प्राप्त करना है, नागरिकता हमारी कैसी खत्म होगी, क्यों हम नागरिक हैं और नागरिक होने के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, और क्यों हम अपने देश का नागरिक होते हैं, मतलब दूसरे देश के नागरिक क्यों नहीं हो सकते, सारी चीजें इसके अंतर्गत तो विविध में पढ़ते हैं। 50-20% बातें। फिर केंद्र राज्य संबंध, भाई भारत सरकार है, राज्य सरकार है। भाई आप हमेशा देखते होंगे भारत सरकार और राज्य सरकार में मतलब लेके हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है। आखिर ये झगड़ा का कारण क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्या क्वारलिंग बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों झगड़ा करने का कारण क्या है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी को लेके मतलब जो चुनाव हुआ उसमें लेके काफी इशू हुए थे, काफी विवाद हुए थे, दंगे हुए थे। इस सेंट्रल और स्टेट रिलेटेड क्यों होते हैं, विविध में दिया है। निर्वाचन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है अपने देश में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना, उसको इसी में देखा जाता है। फिर पंचायत और नगर पालिका, भी हाल ही में पंचायत का चुनाव हुआ है, बहुत जगह घपलेबाजी भी हुई है, ठीक है। और ये नगर पालिका से रिलेटेड सारी चीजें इसी विविध के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैंने संविधान को अगर 100% माना, तो संविधान को 100% मानने के साथ साथ हमने 33% 30 से लेकर 33% हमने दर्शन के बारे में जिक्र किया, जो कि एक फिलॉसफी है, जो कि इंसान होने के नाते हमको और आपको आवश्यकता है ताकि हमारा बौद्धिक, मानसिक और संपूर्ण विकास हो सके। दूसरा हमने पढ़ा 50% भाग सरकार के गठन की बात की। सरकार एक आदमी तो है नहीं, सरकार का ढांचा काफी बड़ा है, सरकार काफी उसका सरकार का जो दायरा है काफी बड़ा है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान देना होता है। तो इसलिए सरकार की से रिलेटेड बातें 50% हमारे देश के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 50% बातें सिर्फ सरकार के गठन से बात की गई है, ठीक है। बाकी 15 से 20% बातें ली गई नागरिकता से, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन से, पंचायत से, नगर पालिका से, ये सब चीजें थी बेसिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर से एक वीडियो बना दूंगा, या इस वीडियो को बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसे इजी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब तक तो इजी में बढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। आइए अब ये सरकार जो 50% दिया है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। सारा मुद्दा तो यही है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन काफी ब्रॉड टॉपिक है, काफी ब्रॉड टॉपिक है, काफी ज्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जा रहा है 50%। तो 50% से रिलेटेड जो सरकार बांटा गया है, आखिर देखते सरकार है क्या, ठीक है। सरकार की बातें कर रहे हैं। सरकार एक ऐसी संस्था है जो देश को चलाती है, ठीक है। सरकार एक बॉडी है, एक निकाय है जो पूरे देश के शासन को चलाती है। अब सरकार क्या अकेला आदमी है, मैं ऑलरेडी बताया अकेला नहीं है। सरकार इतने बड़े देश है, लगभग 130-140 करोड़ की आबादी है, एक इंसान जाहिर सी बात है बैठ के देश को नहीं चला सकता है। तो उस उतने बड़े देश को चलाने के लिए संस्थाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन संस्थाएं हैं। तीनों संस्थाएं आपस में चेक एंड बैलेंस, मतलब संतुलन का सिद्धांत से लेकर काम करती हैं, तीनों आपस में बैलेंस करके चलती हैं। लेकिन परिस्थितियां कभी उल्टा हो जाती है, तो कभी एक संस्था ऊपर उठने की कोशिश करता है तो बीच वाले और थर्ड वाले में लड़ाई हो जाता है, कभी तीसरा उठता है तो कभी दोनों में झगड़ा हो जाता है। ये अलग बात है, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सरकार क्या होता है, सरकार किस देश का शासन चलाता है। भारत में पावर मैंने सरकार के पावर को 3 रूपों में बांटा गया है। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। यदि मैं बात करूं पावर का, पावर मतलब होता है शक्ति। भारत में शक्ति को 2 रूपों में बांटा गया है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, क्या क्षैतिज, यानी पावर में तीनों बराबर ऐसे क्षैतिज। इसमें आएंगे आपके कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये आपका क्षैतिज वितरण है, ये आपका भारतीय सरकार के शक्ति का क्षैतिज वितरण, जिसमें विधायिका आएगा, कार्यपालिका आएगा, न्यायपालिका आएगा। लेकिन यही हमारा संविधान हमारे देश में पावर का जो बंटवारा है, पावर शक्ति का बंटवारा है, अगर वर्टिकल रूप से बात करें, ऊर्ध्वाधर रूप से बात करें, तो 3 रूपों में देता है। एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट, एक होता है लोकल लेवल पे। मतलब अगर ऊपर से नीचे तक बात करें, अगर ऊर्ध्वाधर बात करें, वर्टिकल, तो हमारे देश का संविधान 3 रूपों में बांटा है। एक तो स्टेट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे मोदी जी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगा योगी जी, और एक लोकल गवर्नमेंट आपको ग्राम प्रधान
या आपका जो नगर पालिका का जो मेयर होगा वो, 3 लोग ऐसे ऊर्ध्वाधर में। एक बांटा गया है हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज रूप से गवर्नमेंट को बांटा गया है, जिसमें एक होते विधायिका, एक होते कार्यपालिका, एक होते न्यायपालिका। तो हम अभी क्षैतिज रूप वाला देख रहे हैं, वो वाला भी देखेंगे, वर्टिकल वाला भी देखेंगे, लेकिन अभी हम 36 वाट वाला देख रहे हैं, जो पावर के मामले में लगभग अप्रोक्सीमेटली तीनों इक्वल है। तो आइए देखते हैं सरकार के तीनों अंग क्या होते हैं। पहला दिया विधायिका, दूसरा दिया है कार्यपालिका, तीसरा दिया है न्यायपालिका। तीनों के अपने अलग अलग काम है। हमारे देश के संविधान में जो शक्ति का बंटवारा है काफी लचीले तरह से किया गया। हमारे देश के संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। हालांकि न्यायपालिका दोनों से अलग है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका का जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, शक्तियां बटी हुई है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बटी हुई है, दोनों आपस में मिली हुई है। वो अलग टॉपिक में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, विधायिका, सरकार में जो पहला अंग होता है विधायिका। विधायिका, विधान, विधान मतलब होता है कानून, इकाई का मतलब कानून को बनाना, यानी इसका कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना। अब वो कानून तो बना दी। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना, ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानून की जांच करना, कानून की जांच कर रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, मान लीजिए सरकार कह रही है आप लोग लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी बंदा निकल रहा है, एक से बढ़ के एक चुट्टे हैं, सब घर से बाहर निकल जा रहे हैं सब। उसके बावजूद भी सरकार रोक रही, नहीं हो रहा है, तो सरकार एक कानून पेश कर दी, भाई जो घर से बाहर निकला शूट एंड साइड, मार ही दो उसको। इतना खतरनाक ऑर्डर सरकार अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है। तो उसको कहेगी ठीक है, हम बिल लाते हैं, एक बिल लाते हैं और वो बिल को कानून बना देंगे, पारित करके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उसको पारित करके एक कानून बना देंगे। अब भाई तू घर से निकलो, एकदम ठाए दो, गोली मार दो, वहीं पे गिरा दो उसको, ठीक है। तो भाई तुम डर के हम और आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो कानून कौन बनाएगा, वो कानून विधायिका बनाएगा। और विधायिका के अंग 2 होते हैं, एक केंद्र लेवल पर होते हैं, एक राज्य लेवल पर होते हैं। केंद्र लेवल पर कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होंगे, राज्यसभा होंगे। देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा का, आप टीवी में देखे होंगे, लोकसभा राज्यसभा से बिल लाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको लॉकडाउन में जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनको मारना है, ठीक है, उनको हमें मारना है। जैसे मान लीजिए हम कानून ला दिए, तो पहले लाएंगे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कहीं एक ला देंगे, वो पारित हो जाएगा। फिर दूसरे सदन में लेंगे, वहाँ भी पारित हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा, फिर धड़ा माराई चालू हो जाएगा। तो ये संसद हो गए केंद्र लेवल पे। मान लीजिए हम केवल यूपी की बात करते हैं, यूपी में ज्यादा मतलब घचपची हो रहा है, यूपी वाले ज्यादा नौटंकी कर, यूपी वाले ज्यादा निकल रहे हैं, तो केवल यूपी में ही ऐसा कानून लाना है, तो यूपी में योगी जी लाएंगे। तो योगी, आप जानते हैं यूपी में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी आता है, विधान परिषद भी आता है। तो दोनों जगह हम पारित कर देंगे, दोनों जगह कानून बन जाएगा और यहाँ के राज्यपाल जी साइन मार देंगे और ये कानून बनकर पूरे यूपी में लग जाएगा। और यूपी में जो भी घर से बाहर निकलेगा धाए मार दो उसको। तो ये रहे विधायिका कार्य। विधायिका कार्य होता है विधान बनाना और उस विधान को लागू करने का फिर कार्यपालिका है। ये तो मान लो विधान बना दी, ये लोग विधान बना दिए, अब इस विधान को लागू करने के लिए कार्यपालिका पर जिम्मेदारी आएगी। अब जाओ भाई तुम इस विधान को लागू करवाओ, तो विधान को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका होंगी। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर होंगी। यदि केंद्र की विधान बनाए तो उसमें राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री जी के मित्र लोग, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और केंद्रीय सेवाएं के लोग होंगे, IAS, PCS, IPS सब लोग मिलके उस कानून को लागू करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर राज्य में अगर वो स्पेशली कानून बना तो उसमें राज्यपाल जी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मंत्री परिषद जी रहेंगे, मंत्रिमंडल जी रहेंगे, प्रांतीय सेवा यानी PCS का अधिकारी रहेंगे, और राज्य के जो पुलिस होंगे, PSC, अब यूपी के PSC चाहे UPPP चाहे बिहार पुलिस, ये सब सारे लोग मिलके उस कानून को लागू करवाएंगे। तो इनका तो काम आपने समझ लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए इतना खतरनाक कानून विधायिका से पारित हो गया, भाई एक छोटी सी गलती, घर से हम बाहर निकल धाए हमको मार दी, छोटी सी गलती है, ठीक है। घर से बाहर निकलना मारना कितना अद्भुत काम है, नहीं कितना गंदा नियम है। तो ये तो विधायिका बना दी, कार्यपालिका भी इसको लागू करा दी। अब भाई जैसे कार्यपालिका लागू कराई, अब मान लीजिए मुझे को मारा, मैं गलती से बच गया, अब मैं गलती से बच गया, मैं तुरंत जाऊँ कहाँ, न्यायपालिका में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये कानून बना, ये लागू करा दिया, अब ये लागू हो गया। अब इस कानून में कमी क्या आ गई, अब मैं न्यायपालिका के पास जाऊंगा। न्यायपालिका आप जानते हैं कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबका बाप, हाई कोर्ट उनके नीचे रहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 होते हैं। तब यहाँ पे कानून बनाया, यहाँ पे लागू करा दिया, कानून में हम फंस गए, हम गोली लगा लेकिन मैं बच गया। अब मैं गया सुप्रीम कोर्ट के पास, अब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट पास आर्टिकल 32 के तहत, मैं आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत जाऊंगा, कहूंगा सर आप तो कहते हैं जो हमारे देश का संविधान दिया है, जो हमको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, हम स्वतंत्रता से जीना भी चाहते हैं, स्वतंत्रता से बोलना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार हमको गोली मार दी, खाली घर से बाहर निकल जा रहे थे। जबकि आप आर्टिकल 19 में कहें घर से बाहर निकलने का सबको अधिकार है, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, लेकिन ये कानून दूसरा बनाकर हमको मार ही दे रहा है। तब बताइए हम क्या करें।
सुप्रीम कोर्ट ये बात तुम सही कह रहे हो यार, अब ऐसा कानून बनाया है विधायी का, अब मैं उस कानून को रद्द कर दूंगा। क्यों रद्द कर दूंगा? क्योंकि ये सरासर अन्याय है। छोटी सी गलती किया जा रहा है तो तुम मार दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उस कानून को क्या किया जाए, अब रोक दिया जाए, उस कानून को सीधे जीरो कर दिया जाए। क्योंकि छोटी सी गलती, घर से बाहर निकल रहे हो कोई गोली मार दे, तुम अच्छी बात नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, ये जो विधायिका कानून बनाई है ये कानून अच्छा नहीं है, इसको निरस्त कर दिया जाए। तो ये रहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून में अगर मान लीजिए राज्य लेवल पे कानून है, केवल यूपी में ही आया, यूपी में हमको मार उलाट दिया गया, फिर भी मैं बच गया, तो मैं यूपी में सीधे हाई कोर्ट में जाऊंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाऊंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपना पिटीशन वहां पे दायर करूंगा। उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहेगा भाई ये तो संवैधानिक बात हो रही है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में करने की बात हो रही है। अब मैं ले जाऊंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट जो होगा, यूपी का हाई कोर्ट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट को ये केस ट्रांसफर कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसे संभालेगा। तो ये था विधायिका कार्य था कानून बनाना, विधायिका कार्य था कानून बनाना, इन्होंने कानून बना दिया। कार्यपालिका काम हो कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम हो गया कानून को जांच करना। अब मैं बताया केंद्र लेवल पर होंगे तो ये लोग देखेंगे, राज्य लेवल पर होंगे तो ये लोग देखेंगे। अब देखिए कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं, कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं। कार्यपालिका के दो अंग क्या होते हैं? एक होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं अस्थायी, देखिए अस्थायी लिखे भी हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में अस्थायी, एक होते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, ये अस्थायी होते हैं। ये बताइए कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, उनके मंत्रीगण भी 5 साल के लिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। वो 5 साल रहेंगे, 5 साल जितना भी नियम कानून बनेगा उसको चलवाएंगे। वो अस्थायी रूप से 5 साल रहेंगे, उसके बाद धीरे से 6वां साल आएगा वो हट जाएंगे, दूसरा कोई आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में अस्थायी होते हैं, ठीक है। इनके मंत्री परिषद होंगे, उनके मंत्रीगण होंगे, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, क्या बोलते हैं आपकी निर्मला सीतारमन हो गई, स्मृति ईरानी हो गई, लोग अस्थायी है। 5 साल पहले थे, 5 साल अब रहेंगे, 10 साल हो गया, तो 10 साल ये कानून बनाकर उसको लागू करवाने का काम करेंगे, तो ये अस्थायी होंगे, कभी भी हट जाएंगे। कार्यपालिका में अस्थायी। एक होते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, जो हमेशा रहते हैं, जैसे नौकरशाह, IAS, IPS, IRS, SSC के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो, और राज्य लेवल पर यदि बात करें तो राज्य लेवल पर PCS हो गए, और उसके बाद से राज्य लेवल के जितने भी अधिकारी होते हैं वो, ये हमेशा एक बार जो मतलब बन गया 65 साल तक जॉब करेगा, और 65 साल तक क्या राज्य के जो भी नियम कानून होंगे उसको ग्राउंड लेवल पर लाएगा, उस कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई। स्टेट है तो स्टेट की कार्यपालिका द्वारा बनाई गई, इस केंद्र है तो केंद्र के द्वारा बनाई कार्यपालिका ISP से द्वारा लागू कराए जाएंगे। तो ये होते हैं कार्यपालिका के दो अंग होते हैं। कार्यपालिका में एक होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका मंत्री परिषद जो अस्थायी समय के लिए होते हैं, अस्थायी में होते हैं जैसे नौकरशाह हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, जो हमेशा रहते हैं, 65 साल तक रहेंगे जब तक रिटायर ना हो। तो ये था आज का चैप्टर में हमने देखा दर्शन, संविधान के वर्णन में दर्शन और सरकार से संबंधित गठन से संबंधित बातें। विविध में हमने देखा नागरिकता, केंद्र संबंध, निर्वाचन, पंचायत, नगर पालिका, और हमने सरकार के गठन में भी 3 अंग को देखा जो क्षैतिज रूप से बटा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में भी हमने 2 देखा, केंद्र लेवल पे विधायिका, राज्य लेवल पे विधायिका, और कार्यपालिका में हमने देखा केंद्र लेवल पे कार्यपालिका और राज्य लेवल पे कार्यपालिका। न्यायपालिका में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 होते हैं। और उसके बाद हमने कार्यपालिका में भी देखा राजनीतिक कार्यपालिका यानी अस्थायी कार्यपालिका, फिर प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब अस्थायी कार्यपालिका, जो हमेशा रहेंगे जब तक रिटायर न हो। ये सारी चीजें समझने के बाद, सारी चीजें पढ़ाने के बाद उम्मीद करते हैं आपको एक भी चीजें मिस नहीं हुई होंगी। अगर मिस हुई हैं तो आप जाएं वीडियो को अगेन देखें, या स्पीड कम करके या स्पीड बढ़ा के 2 या 3 बार देखें, तो इससे आपको ओवरऑल जितने भी कंसेप्ट हैं इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड उम्मीद करते हैं 100% आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इतना सहज और इतना सरल भाषा में समझाना बहुत मतलब आसान काम है, ठीक है। बहुत आसान काम है, बना दिया गया, टफ था क्योंकि पहली बार जब पढ़ेंगे आप तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगेन एंड अगेन उसको स्टडी करेंगे तो एक टाइम आएगा आपको भी इजी लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें आसान नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से भी हो जाए तो कोई भी इंसान कोई भी किताब नहीं पढ़ेगा, छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा तो पहले वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उसके बाद लाइक करें, तो लाइक शेयर करें। ओके, बाय।